हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंडम सैंपल्स 5.3 एक्सरसाइज से चालू करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ से हम शुरू करते हैं कि सर आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें n ऑब्जर्वेशंस है। ये देखिए पॉपुलेशंस x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे करके हैं। उसमें से आप क्या कर रहे हो, एक सैंपल निकाल रहे हो ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना? तो लेट्स से x1 x2 टिल xn। तो ये आप बहुत सिंपल सैंपल, मैंने आपको बताया था बहुत बेसिक चीज़ है स्टैटिस्टिक्स की, कि सैंपल जो है पॉपुलेशन में से लिया जाता है। ठीक है, सैंपल ऑब्जर्वेशन को हम दिखाते हैं कैपिटल एक्स आई से, पर सैंपल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को हम दिखाते हैं स्मॉल एक्स आई से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, जो शायद आपको पता भी हो, पर जस्ट फॉर रिविजन मैं आपको बता रहा हूँ। पैरामीटर क्या होता है? जो भी पॉपुलेशन से डील करता है वो पैरामीटर है। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू कहते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। स्टैटिस्टिक क्या है? जो भी सैंपल से रिलेटेड हो, सैंपल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, यानी एक्स बार क्या होता है? सैंपल मीन। एस क्या होता है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस। तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक, क्योंकि ये सैंपल से रिलेटेड है। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। एनी क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा, कि सैंपल डेटा से जिस क्वांटिटी की वैल्यू आप कर सकते हो कैलकुलेट, उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। एंड स्टैटिस्टिक इज अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा सर, स्टैटिस्टिक एक रैंडम वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि सर आप मुझे, चलो मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। आपकी क्लास में मान लो 50, आपकी क्लास में सम स्टूडेंट्स, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, ठीक है ना? अब मान लो आपका स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट हुआ। अब मैं आपसे पूछूं भाई, 10 बच्चों का सैंपल लेना और उसका मीन कैलकुलेट करना। क्या मुझे आप बता सकते हो मीन क्या होगा बिना कैलकुलेट करे? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको भी पता है, मुझको भी पता है, और हर बच्चे ने जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी उसे पता है कि यार द मीन डिपेंड्स ऑन द सैंपल। भाई वो 10 बच्चों का सैंपल क्या होगा, उन 10 बच्चों के क्या नंबर होंगे, उस पर मीन डिपेंड करेगा। तो मैं बिना सैंपल जाने कैसे बता दूं मीन क्या आएगा? भाई उन 10 बच्चों के सैंपल में हो सकता है सबके मार्क्स 1 हो, तो उसका मीन भी क्या आएगा? 1। और सबके मार्क्स अगर 10 हो तो मीन भी क्या आ जाएगा? 10। तो मीन किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है भाई ऑब्जर्वेशन क्या है सैंपल की। ठीक है, तो एक रैंडम वेरिएबल हो गया ना मीन। अनसर्टेन है, जब भी अनसर्टेनिटी आ जाती है वह रैंडम वेरिएबल हो जाता है। तो मीन क्या हो गया? एक रैंडम वेरिएबल हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू मैं बिना सैंपल को जाने कैसे बता दूं? तुम मुझे सैंपल बता दो कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, तो मैं तुम्हें मीन बता दूंगा। सिंपल बात है ना। बिना मैं ऑब्जर्वेशंस जाने मीन कैसे जान सकता हूँ? कोई वो है ही नहीं, कोई सेंसिबल बात नहीं है। ये खास बात है स्टैटिस्टिक्स के साथ। पॉपुलेशन पैरामीटर जब हम बात करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर, लेट्स से पॉपुलेशन जो है, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है अगर पॉपुलेशन, तो मुझे 100% पता है मीन उसका क्या है? 0 है। म्यू क्या होता था भाई? 0 होता था ना, याद है कि नहीं आपको? ठीक है, अगर नहीं याद है तो वापस जाके देख लेना। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल वो जी जो है, उसका मीन होता है म्यू विच इज 0। म्यू 0 मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें कभी कभी मैं जान सकता हूँ कि भाई फॉर श्योर मीन क्या होगा। ठीक है, पॉपुलेशन में कभी कभी पता पड़ जाता है कि हाँ भाई इसका तो मीन क्या होगा, इसका तो मीन 0 है। भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल अगर पॉपुलेशन अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, मीन 0 है। पर सैंपल में क्या होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा पॉपुलेशन में एक और चीज होती है, पॉपुलेशन अगर आपको पूरी पता है ना, पॉपुलेशन अगर आपको पता है, पॉपुलेशन पता है ना क्या मतलब? क्या कि पूरी पॉपुलेशन पता है आपको, सब पता है पॉपुलेशन के बारे में, तो भाई गिवन नहीं है ना। अगर आपको पूरी पॉपुलेशन पता है तो 100% आप उस पॉपुलेशन में से उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। पर सैंपल में क्या दिक्कत होती है ना, सैंपल में आपको पता नहीं आपका सैंपल होगा क्या, क्योंकि सैंपल बहुत कुछ हो सकता है। इन्हीं 50 बच्चों में से मैं अलग अलग सैंपल बना सकता हूँ। भाई 10 चूज करने ना 50 में, तो 50 C 10 कर लो भाई, कितना बड़ा नंबर आने वाला है ये। इट विल बी 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 40 फैक्ट, भाई बहुत बड़ा नंबर आएगा ये। तो मैं भतेरे तरीकों से सैंपल निकाल सकता हूँ, भतेरे तरीकों से, और उन भतेरे तरीकों के अनेक तरीके होंगे, मतलब अनेक उनके सैंपल मीन होंगे। तो ये बात आप समझो
कि कभी-कभी पॉपुलेशन का पता पड़ जाता है कि चलो अगर मुझे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पता है और बहुत ही एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका एक पर्टिकुलर मीन होता है तो ठीक है। बट सैंपलिंग में बहुत दिक्कत है। ठीक है, सैंपलिंग में मेरे को पता नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें फिर सैंपल ऑब्जर्वेशंस पे बात अड़ जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं जब बोलता हूँ ना मुझे पॉपुलेशन पता है तो इसका मतलब मुझे सारी पॉपुलेशन कि जितने भी वेरिएबल्स हैं मतलब जितने भी उसमें ऑब्जर्वेशंस है वो सब मुझे पता है। ठीक है, कि सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे पैरामीटर पता है। पर सैंपल पता होना बहुत अजीब सी बात है क्योंकि सैंपल पता होने के लिए सैंपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने कोई सैंपल निकाला, आपके दोस्त ने कोई सैंपल निकाला, इम्प्रोबेबल सी बात है कि वो सैंपल मैच कर जाए। ठीक है, अगर सैंपल अलग होगा तो मीन अलग होगा, सैंपल मीन अलग होगा, सैंपल मीन अलग होगा तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होगा। तो वो एक रैंडम वेरिएबल है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई स्टैटिस्टिक क्या होती है, एक रैंडम वेरिएबल। एज बिफोर ऑब्टेनिंग डेटा वी कांट नो इट्स वैल्यू, जैसे एक्स बार। ठीक है, एक्स बार क्या है, सैंपल मीन। ठीक है, तो ये बात है क्योंकि भाई आप अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन चूज कर सकते हो, अलग अलग ऑब्जर्वेशन चूज करोगे तो अलग अलग आपका सैंपल स्टैटिस्टिक आएगा ही आएगा। तो स्टैटिस्टिक क्या है, एनी क्वांटिटी जो आप सैंपल डेटा से निकाल सकते हो। सर अच्छा सर, अगर मैं सैंपल डेटा से करूँ कि भाई अपनी, मान लो मेरे को दो का सैंपल डेटा निकालना है। ठीक है, दो डेटा निकालना है मुझे कि भाई पॉपुलेशन में से दो ऑब्जर्वेशन चूज कर ली, उतने का सैंपल बनाना है और उन दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है। सर क्या ये स्टैटिस्टिक है? बिल्कुल है। आप अगर सैंपल ऑब्जर्वेशन के साथ जो भी कर रहे हो वो स्टैटिस्टिक है। ठीक है, आप सैंपल ऑब्जर्वेशन को ऐड करके उनको उसके नंबर से डिवाइड करते हो जिसको हम बोलते हैं सैंपल मीन, वो स्टैटिस्टिक है। अगर आप सैंपल ऑब्जर्वेशन में से आधी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी स्टैटिस्टिक। क्या है कि सैंपल ऑब्जर्वेशन के साथ कोई भी कार्य आप कर रहे हो वो स्टैटिस्टिक हो जाता है, सीधी साफ बात। ठीक है, ओके। रैंडम वेरिएबल आप समझ ही गए क्यों होता है स्टैटिस्टिक एक रैंडम वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिस्टिक किस पे डिपेंड करता है, सैंपल पे। और सैंपल किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन आप अनेक तरीकों से निकाल सकते हो पॉपुलेशन में से, है ना। ओके, सैंपल मीन, हाँ वही चीज मैंने क्या बोला, सैंपल ऑब्जर्वेशन को शो करते हैं एक्स आई से और सैंपल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को शो करते हैं स्मॉल एक्स आई से। वैसे ही स्टैटिस्टिक में भी होता है कि जो स्टैटिस्टिक है उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल और उसकी वैल्यू को डिनोट करेंगे स्मॉल केसेस में। तो सैंपल मीन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स बार, वैल्यू ऑफ सैंपल मीन को डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स बार। अब इधर आओ, इस टेबल पे आओ, ये आपकी बुक में भी टेबल है। सैंपल फ्रॉम वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो है वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन है। और उसमें से हमने क्या निकाल रखा है, उसमें से हमने सैंपल निकाल रखा है। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, ये फर्स्ट सैंपल है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। ये आपको समझ में आ रही चीज? ठीक है, फर्स्ट इंसान का है, सेकंड इंसान का है, थर्ड का है, ये फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स का। 6 सैंपल हमने निकाले हैं। उन 6 के 6 सैंपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। ठीक है, अब फर्स्ट सैंपल में देखो एक्स बार आ रहा है 4.4, सेकंड में देखो एक्स बार आ रहा है 5.9, थर्ड में देखो एक्स बार आ रहा है 4.2, फोर्थ में देखो एक्स बार आ रहा है 4.1, फिफ्थ में 3.6 और सिक्स्थ में 5.7। नोटिस करिए आपने एक चीज कि हर सैंपल के साथ मेरा एक्स बार क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो अलग आ रहा है मतलब इट्स अ वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो इट्स अ वेरिएबल। एंड इट इज अ रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि बाय रैंडम वेरिएबल क्या, अनसर्टेनिटी है ना सर हमारे पास एक, यहाँ देखो ना, हमको पता नहीं, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, रैंडमनेस है उसके अंदर। ठीक है, रैंडमनेस है, इट्स अ रैंडम वेरिएबल। सेम विथ योर एक्स बार, सेम विथ योर एस, सॉरी सेम विथ योर एक्स टिल्डे। एक्स टिल्डे मतलब आप मीडियन निकाल रहे हो बेसिकली, सैंपल मीडियन। एंड सेम विथ योर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सब सैंपल के साथ वो चेंज हो रही है। ठीक है, और चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि वो वेरिएबल है। और क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सैंपल ऑब्जर्वेशन अगर चेंज हो जाए तो वो भी चेंज हो जाएगी, तो वो एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, 2 वेज ऑफ चूजिंग अ सैंपल। समझ गए ना मेरी बात, जो मैंने आपको बात समझाई कि भाई जो स्टैटिस्टिक है,
वो एक रैंडम वेरिएबल है। उसका रीज़न ये है कि भई वो किस पे डिपेंड करती है स्टैटिस्टिक, वो डिपेंड करती है सैंपल ऑब्जर्वेशन पे। और सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या चूज़ करने के तरीके होते हैं आपके पास? अनेक तरीके हैं। भई आपको अगर 50 की पॉपुलेशन में से 10 का सैंपल निकालना है तो अनेक तरीके हैं उस 10 के सैंपल में और उस 10 के सैंपल पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि ये निकालने का प्रोसेस ही रैंडम है, कि वो 10 का सैंपल कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है तो उससे रिलेटेड चीज़ भी तो कुछ भी हो सकती है। काइंड ऑफ लाइक इनडायरेक्ट बात कि भाई अगर वो 10 लोग आए, 50 की ऑब्जर्वेशन में से 10 ऑब्जर्वेशन निकालिए, वो कुछ भी हो सकती है 10 ऑब्जर्वेशंस एक साथ तो इकट्ठे। अगर सैंपल कुछ भी हो सकता है तो सैंपल से रिलेटेड चीज भी क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। अनसर्टेनिटी आ जाती है। टू वेज ऑफ चूजिंग अ सैंपल। अब आप बोलोगे सर सैंपल निकाला कैसा जाता है? भाई साहब दो तरीके हैं। एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सर विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? सर विद रिप्लेसमेंट होता है कि ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इन। बेसिकली विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये लिखा मैंने यहाँ पे। विद रिप्लेसमेंट में मान लो कि आपके पास एक बाउल है, उसमें आपने चिट्स डाल दी। ठीक है, बहुत सारी चिट्स डाल दी। ठीक है, आपने कहा भाई 6 मेरे पास जो है ऑप्शंस हैं। ठीक है, 6 ऑप्शंस है जिस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। आपको एक सैंपल ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस बनाना है। क्या बोला मैंने? सैंपल ऑफ 2 बनाना है, पर विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी, आप आए, आपने सर एक चिट निकाल ली। ठीक है, उस पे उस चिट पे लिखा हुआ था 1। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आपने चिट वापस अंदर डाल दी। अब आप वापस आए, आपने फिर से चिट निकाली, उस चिट पे लिखा हुआ था 1, आपने वापस डाल दी। तो आपका जो सैंपल बना 1 1 का बन गया। दिस इज विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में चांस होता है कि रिपीट हो जाए। ठीक है, सेम वापस आ जाए। क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता पता है? आपने निकाला, मान लो 1 आया, अब मैं इसको वापस नहीं डालने वाला, रिप्लेस करने नहीं वाला। अब 1 आ गया, अब अंदर बचे हैं 2 3 4 5 और 6। आपने दूसरी बार निकाला, इसमें मान लो 5 आ गया, तो अब आपका जो सैंपल बना 1 और 5 का बना। मतलब यहां पर जो है सेम चीज रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, ये का ये चीज रिपीट नहीं हो सकती। बेसिकली ये समझ लो, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन विथ रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ ये समझते हैं कि भाई विथ रिप्लेसमेंट में ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब समझो भाई, एक बात समझो मेरी आप। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? मेरे को एक बात बताओ, क्या विथ रिप्लेसमेंट वाले केस में, थोड़ा यहाँ इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से यही चीज वापस दूं, टेंशन। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, विथ रिप्लेसमेंट के केस में मैंने पहले 1 निकाला और फिर वापस डाल दिया, फिर मैंने सेकंड बार कुछ नंबर निकाला, वो भी 1 है। ठीक है, क्या इस 1 के, सेकंड वाले 1 के आने पर कोई भी इंपैक्ट पड़ा कि पहले क्या आया था? नहीं, क्योंकि भाई पहले जो है वो तो मैंने वापस डब्बे में ही डाल दिया था। तो पूरी तरह से प्रोसेस एक तरह से रीसेट हो गया। तो ये सेकंड वाले के आने पर फर्स्ट वाले का कोई इंपैक्ट नहीं है। मतलब ये फर्स्ट वाले से इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है समझने में, तो इसलिए इसको उल्टा समझो, विदाउट रिप्लेसमेंट पहले समझो। विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंसी होती है। बताऊं क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है। भाई आपके पास बाउल है, अब उसमें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपने पहले 1 निकाल लिया। अच्छा, इस 1 की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6 थी। अब आपने इसको डाला नहीं अंदर क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, आपने निकाल के साइड हटा दिया। अब ये 1 तो है ही नहीं डब्बे में, अब सिर्फ 5 चीजें। अब आपने निकाला वापस, तो मान लो आपने 3 निकाला। अब इस 3 की प्रोबेबिलिटी क्या थी आने की? 1/5। इसकी प्रोबेबिलिटी बदल गया, लाइकलीहुड चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज डिपेंडेंसीज दे कि 3 का आना डिपेंडेंट था कि पहले 1 आया। क्योंकि पता है अगर पहले 3 आ जाता ना तो ये 3 आ नहीं पाता। ठीक है, पहले अगर 3 आ जाता तो ये 3 आ नहीं पाता। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में देयर इज अ डिपेंडेंसी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज यहां पर क्या हो गई? चेंज। अगर यही सेम चीज विद रिप्लेसमेंट होती ना तो अब देखो क्या होता।
ये सेम चीज अगर विद रिप्लेसमेंट होती तो। 1 2 3 4 ठीक है। मान लो आपने निकाला पहले 1, फिर आपने डाल दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 के आने की, 1/6। अब मान लो आपने 3 निकाला, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी, 1/6। 1 के आने से 3 के आने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। 3 इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कि पहले क्या आया था, ठीक है। तो ये है कि विद रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट से, जब जैसे विद रिप्लेसमेंट जब आप सैंपलिंग करते हो, ठीक है, कि जब आप सैंपल चूज कर रहे हो पॉपुलेशन से विद रिप्लेसमेंट, तो देन ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसे ही समझो भाई, पॉपुलेशन है ये आपकी, ठीक है, इसमें से आपने सैंपल निकाले, सैंपल ऑब्जर्वेशंस निकाली विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट निकाली मतलब जैसे जान लो x1 x2 करके आपने xn तक निकाल ली, स्मॉल n तक। ये सब की सब क्या होगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक का आना या एक का सिलेक्ट होना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है जी। ये हो गया आपका पहला चीज तो डन। दूसरी बात, ये तो हो गया विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है भाई साहब, डिपेंडेंसी है। विदाउट रिप्लेसमेंट में एक का आना दूसरे के आने पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंडम सैंपल। चैप्टर का नाम आ चुका है जी रैंडम सैंपल। हम बात ही रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सैंपल रैंडम नहीं होगा तो अभी जो मैंने आपको बात बताई थी ना स्टैटिस्टिक की, वो रैंडम नहीं हो पाएगा। क्या बोला मैंने? अगर सैंपल रैंडम नहीं होगा, जो जो स्टैटिस्टिक है वो रैंडम वेरिएबल नहीं हो पाएगा। सैंपल रैंडम होने का क्या अर्थ होता है? सैंपल रैंडम वेरिएबल होने का ये अर्थ होता है, दो बातें, कि भाई जितने भी एक्स आईज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। एक्साइज आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब पहली बात तो एक्साइज को रैंडम वेरिएबल होना पड़ेगा, ठीक है जी। एक्साइज को क्या होना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल होना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट एक्स आई बी द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ith स्टूडेंट ऑन हिज स्टैटिस्टिक्स एग्जाम, ठीक है। 10 मार्क का एग्जाम था। एक्स आई हो गया कि मार्क्स जो है ith स्टूडेंट के कितने आए हैं, 10 मार्क, 10 में से। अब वो 10 में से 0 भी आ सकता है, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, ऐसे करके 10 तक। या अगर मार्क्स आपके पॉइंट्स में मिल सकते हैं तो फिर तो भाई, फिर तो अनेक अनेक तरीके हैं। ये पहली बात तो एक्साइज होनी चाहिए रैंडम वेरिएबल, वो भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट बोले तो कि ये जो रैंडम वेरिएबल होने चाहिए ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। मतलब कि एक का होना दूसरे पे आश्रित या फिर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी प्रोबेबिलिटी x1 और x2 हो जाए, इस प्रोबेबिलिटी x1 x2, x1 x2 साथ में हो जाए इज x1। बेसिकली जो अपन ने इंडिपेंडेंस की बात पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b व्हेन a एंड b आर इंडिपेंडेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये चीज आपकी होल्ड करनी चाहिए। दूसरी बात कि एक्साइज हैव सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी वही एग्जांपल कि भैया आपने एक्साइज द मार्क्स, कैसे क्या हो सकते हैं मार्क्स आपके, स्मॉल एक्स से डिपेंड शो करना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स क्या है, वैल्यू 1 2 3 4 5। ये मान लो पहले बच्चे के नंबर है, पहले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, मान लो 0.1 0.1 करके, ठीक है, 10 तक है, 0.1 सब मतलब इक्वली लाइकली है कि वो कितने भी नंबर आ सकते हैं उसके। वैसे इक्वली लाइकली नहीं होगा, 10 आना बहुत मुश्किल है, और 0 भी आ सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल 0 भी आ सकते हैं, तो चलो 0 मत लो यार, 1 से ही शुरू करो कि टीचर अच्छा है, टीचर 0 नंबर नहीं देता, 1 नंबर दे ही देता है टीचर आपको। इस तरीके से ये है, ये पहले बच्चे का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दूसरे का भी एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवे का भी, सबका। 10 के 10 का जो आपने चूज करा, सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यही होना चाहिए, मतलब दे शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दूसरी चीज है कि भाई, हम्म, यस,
तो ये सेकंड पॉइंट है, एक्साइज हैव सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितने भी एक्साइज है मतलब ऑब्जर्वेशंस है सैंपल में, वो रैंडम वेरिएबल तो है ही, बिल्कुल वेरी गुड, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम होना, सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी तो मैंने बहुत मतलब डिस्क्रीट वाला केस पर अगर मान लीजिए तो सबके सबका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके सबका एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, सबके सबका बाइनोमियल, अब सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका, ठीक है, सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका। ये कंडीशन जब मीट हो जाएगी तो हम बोलेंगे सर ये जो एन आपने चूज करे ना ऑब्जर्वेशंस, ये एन ऑब्जर्वेशन एक रैंडम सैंपल को बनाते हैं। तो यस, इसको हम बोलते हैं आईआईडी, आईआईडी इंडिपेंडेंट identically distributed random variables and IIDs make a random sample। जब आपके वेरिएबल रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे होंगे कि एक का चूज करना दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दे द सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम बोलेंगे यस यस यस, दे आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल, identically distributed random variables and their sample is a random sample। ओके, अच्छा अब पहले पॉइंट में बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट, सर इंडिपेंडेंट अगर होंगे तो इसका मतलब तो उनको विद रिप्लेसमेंट से चूज करना पड़ेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट से तो काम बनेगा नहीं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर कभी कभी क्या होता है ना, हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, जो कि क्या है कि अगर आपकी सैंपल साइज एट मोस्ट 5% ऑफ पॉपुलेशन हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में भी वी कैन से दैट यस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई खास अंतर आएगा नहीं, ठीक है, ज्यादा चेंज होगा नहीं एक के सिलेक्ट हो जाने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई मान लो कि आपकी 1 लाख ऑब्जर्वेशन है और आप उसमें से 2 सैंपल निकाल रहे हो, ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/1 लाख, दूसरी की चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/99,000, कोई बड़ा चेंज आया नहीं प्रोबेबिलिटी में, तो हम कहते हैं कि ठीक है यार, फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मे बी एस्टिमेशंस, वी कैन टेक दैट कि हाँ ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि विथ रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट हुआ है। और अगर विथ रिप्लेसमेंट हुआ है ये सैंपलिंग का प्रोसेस, अगर, तो फिर वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर आपका जो स्मॉल एन है विच इज द साइज ऑफ योर सैंपल इज एट मोस्ट 5% ऑफ पॉपुलेशन, एट मोस्ट कह रहा हूं, 6% होते ही नहीं बैठेगा, 5% एट मोस्ट, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ओके दैट्स फाइन, वी कैन टेक कि भाई इवन विद विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट अगर 5% आपका सैंपल है पॉपुलेशन का, देन यस इट स्टिल मेक्स फॉर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, सो आइडेंटिकल तो होना ही चाहिए। रैंडम सैंपल इज व्हेन एक्साइज आर आईआईडी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और रैंडम सैंपल काफी जरूरी, अगर आपका सैंपल रैंडम नहीं है तो फिर आपका जो स्टैटिस्टिक है वो भी रैंडम नहीं हो सकता, वेरी सिंपल चीज, अगर सैंपल ही रैंडम नहीं है, ठीक है, सैंपल ही रैंडम नहीं है तो स्टैटिस्टिक रैंडम कैसे होगा। तुम मुझे बात बताओ, सैंपल रैंडम नहीं है, तुमने एक चालाकी करी, मैंने कहा भाई 50 बच्चे चुन के लाओ, आप रैंडमली गए नहीं चुनने, आप सब लोगों ने क्या किया, सेम ही 10 बच्चे चुन लिए, सेम सेम 10 बच्चे चुन लिए, आपने रैंडमली काम ही नहीं किया, आपने कहा भाई डिपेंडेंट है, आपने पहली कंडीशन ही तोड़ दी, आपने कहा मैं सारे एक्सरसाइज क्या करूंगा, यही चूज करूंगा, इसी ऑर्डर में चूज करूंगा, यही चूज करूंगा, आपने दिमाग में बिठा लिया सैम्पलिंग करते करते कि यार मेरे 10 दोस्त है, ये आप सबके ही वो 10 दोस्त है और आप सबने क्या करा, तो ये तो भाई डिपेंडेंसी हो गई, एक का चूज होना दूसरे के ऊपर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया ना भाई। ये 10 आपने जो चूज करे, आपने कहा हम सब तो भाई होशियार है, देखो हम क्या करेंगे, माधव जी को थोड़ा सा बुद्धू बनाएंगे, हमने कहा कि यार ये असाइनमेंट है, हम करेंगे कि यार हम क्या करेंगे, सेम ही लोग सब कुछ सेम 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 ही इंसान चूज कर लेंगे, बोलेंगे अरे सबका जो है सैंपल जो मीन है वो सेम आ रहा है। मैं कहूंगा यार ये तो तुम पूरी स्टैटिस्टिक को ही एकदम से खारिज कर रहे हो कि सबका सैंपल मीन सेम आ गया, सैंपल मीन तो रैंडम वेरिएबल होता है, सबका एक कैसे आ गया, सर्टेनिटी कैसे आ गई इसमें, तो तुमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की होगी, तो तुमने जो गलती की मैं पकड़ लूंगा यार, ये करिए तुमने गलती, ये तुमने गलती की है।
तुमने क्या करा, बायस बना लिया, नॉन रैंडम सैंपलिंग की तुमने तुमने अपने मन में बायस बना लिया कि हम तो सब सेम ही लोग चूज करेंगे, डिपेंडेंसी आ गई ना। तुमने कहा कि हम 10 बच्चे ये चूज करेंगे रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक, ठीक है। अब रोल नंबर 11 का तो चूज हो ही नहीं सकता, वो तो डिपेंडेंसी कंटिंजेंसी तो आ गई ना तुम्हारी रैंडम वेरिएबल्स में। रोल नंबर 11 तो अब चूज ही नहीं होगा, कंटिंजेंसी आ गई, डिपेंडेंसी आ गई, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यार आपने रैंडम सैंपल नहीं बनाया। जैसे ही आपने रैंडम सैंपल नहीं बनाया, आपका स्टैटिस्टिक भी अब एक रैंडम वेरिएबल नहीं रहा। हम जो भी पढ़ रहे हैं यार, जो भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपका सैंपल रैंडम है। इवन अगर आप आगे जाके रिसर्च करोगे, सैंपलिंग करोगे, अगर आपकी सैंपलिंग रैंडम नहीं है तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपके रिजल्ट्स को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आपकी, और इट इन्वॉल्व्स गूगल फॉर्म्स ऑल्सो, अगर आप गूगल फॉर्म्स से अपना सैंपल बना रहे हो, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ रैंडम सैंपल, क्योंकि आप गूगल फॉर्म भेजोगे उन लोगों को जो आपके कॉन्टैक्ट्स में होंगे, इट क्रिएट्स कंटिंजेंसी। रैंडम सैंपल होना जरूरी है स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। अगर वो रैंडम नहीं है तो आपके रिजल्ट्स को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। बायस, जितना आपकी सैंपलिंग में बायस डिपेंडेंसी आती जाएगी, उतना आपकी रिसर्च को एक तरीके से खारिज करने के लिए आसान हो जाएगा कि यार ये सीरियस रिसर्च नहीं है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सैंपल रैंडम होना जरूरी है, क्योंकि अगर सैंपल रैंडम होगा तभी स्टैटिस्टिक जो उससे आएंगे वो रैंडम वेरिएबल, रैंडम नेचर में होंगे, और तभी हमारा काम होगा। वरना तो भी सर्टेनिटी आ जाएगी एक पॉइंट के बाद, अगर सैंपल रैंडम नहीं हुआ तो, ठीक है। ओके, तो काफी अच्छे से समझा दिया मैंने आपको ये चीज। यस, व्हेन सैंपल इज रैंडम, सैंपल स्टैटिस्टिक आर रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि अगर सैंपल रैंडम है तो जो आपके रैंडम वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर वो इंडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, बिल्कुल स्टैटिस्टिक इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल देन, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। और स्टैटिस्टिक किससे बनती है, स्टैटिस्टिक यार एक्स बार कैसे बनता है, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई ओवर स्मॉल एन, ठीक है भाई, यही तो होता है एक्स बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी ऑब्जर्वेशन को सम करोगे, ठीक है, सम करोगे तो ऑब्जर्वेशन को सम करोगे ना। अगर ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होगी तभी तो डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट सम आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोग मिस कर देते हैं। और ये चीज अगर आपने पकड़ ली तो आपको रिसर्च समझ आएगी। अब कभी भी कोई रिसर्च पढ़ो स्टैटिस्टिकल, पहले देखो सैम्पलिंग कैसे की है उसने। अगर उसने रैंडमली करी है, ठीक है, रैंडमली करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मान लो आपको अपने कॉलेज में रैंडमली करनी है, जैसे मैंने आपको जो बताया कि 50 स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में, आपको 10 का सैंपल बनाना है। द बेस्ट वे टू डू इज, आप एक सॉफ्टवेयर लो, उसमें 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर डाल दो, और सॉफ्टवेयर को बोलो कि भाई विथ रिप्लेसमेंट 10 स्टूडेंट्स निकाल के दो। आपको सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा, फिर आप उन 10 स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करो और उनसे वो मार्क्स पूछो। दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। तो आप कभी भी कोई रिसर्च करो और आप देखो कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा नॉन रैंडम तरीका है, बायसेस के साथ इसने सैम्पलिंग की है, देन जस्ट बहुत सारी फर्जी रिसर्चेस होती है, उसमें यही किया जाता है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या है कि हमने अपने दोस्तों से पूछ लिया, दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, राइट। टू डू अ गुड रिसर्च यू रिक्वायर रैंडम सैंपल। ओके, इनफ अबाउट दिस, नाउ लेट्स गो टू व्हाट पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन की चीजें जो हम कहते हैं पैरामीटर, population mean mu, population standard deviation sigma, population variance sigma square। सैंपल के जो सैंपल से रिलेटेड जो आपके होते हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के पैरामीटर, सैंपल के स्टैटिस्टिक। तो सैंपल मीन एक्स बार, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू मेक। आ जाओ एग्जांपल 5.2 पर। बहुत ही इजी एग्जांपल है, पर ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है।
ऐसे ही क्वेश्चन पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल आए थे। और ये तो चलो फिर भी थोड़ा इसने घुमा फिरा के पूछ लिया, डायरेक्ट ही आ जाता है एग्जाम में। तो बेसिकली कह रहा है कि एक्स इज द रेवेन्यू कि भाई, और ये बेसिकली क्या है कि ये MP3 प्लेयर बेच रहे हैं। अब MP3 प्लेयर की तीन उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है, 2 GB, 4 GB और 8 GB। एक्स है कि रेवेन्यू कितना आता है, तो 2 GB से ₹80, 4 GB से 100 और 8 GB से ₹120। प्रोबेबिलिटी की वो चुना जाएगा इस 0.2, 0.3, 0.5। पॉपुलेशन म्यू है 106, पॉपुलेशन वेरिएंस है 244। नाउ से 2 packs आर टू बी परचेज्ड विथ रिप्लेसमेंट। वैसे अगर आपको नहीं बोले तो आपको मोर और लेस बाय डिफॉल्ट आपका जाना चाहिए कि विथ रिप्लेसमेंट ही ले रहा है, ठीक है। तो से 2 packs आर टू बी परचेज्ड विथ रिप्लेसमेंट, ये 2 packs परचेज्ड होने हैं। लेट x1 बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ द फर्स्ट MP3 प्लेयर, कि जो पहला MP3 प्लेयर होगा वो कौन सा होगा, 2 GB वाला, 4 GB वाला या 8 GB वाला। लेट, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो x1 इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ फर्स्ट MP3 प्लेयर, x2 इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ द सेकेंड MP3 प्लेयर। दो प्लेयर्स परचेज किए जा रहे हैं, तो ये x1, ये x2 है ना। अब आपको बनाना है पूरा, ठीक है, टेबल। ये तरीका है। अब देखो टेबल, दो परचेज की जा रहा है, तो पहला 80 हो सकता है, दूसरा भी 80 हो सकता है। पहला 80, दूसरा 100 हो सकता है। पहला 80, दूसरा 120 भी तो हो सकता है, ठीक है। फिर देखो, पहला 100 हो सकता है, दूसरा 80 हो सकता है। पहला 100 हो सकता है, दूसरा 100 हो सकता है। पहला 100 हो सकता है, दूसरा 120 हो सकता है। पहला 120 हो सकता है, दूसरा 80 हो सकता है। पहला 120 हो सकता है, दूसरा 100 हो सकता है। पहला 120 हो सकता है, दूसरा भी 120 ही हो सकता है। तो ये हमने विथ रिप्लेसमेंट क्या करा, बना लिया कि भाई वो क्या क्या चूज कर सकता है। पहला भी 80, दूसरा भी 80। पहला, एक टेबल बनानी है आपको पहले, सबसे पहले टेबल बना लो कि x1 और x2 की क्या है, कि भाई पहला क्या चूज कर रहा है और दूसरा क्या चूज कर रहा है। ऑल पॉसिबल केसेस आप निकाल लो। अब देखो प्रोबेबिलिटी x1, मतलब ये प्रोबेबिलिटी कि पहला 80 होगा और दूसरा 80 होगा क्या है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है और अगर आप समझ गए हो कि भाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और विथ रिप्लेसमेंट है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है का क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि भाई जब मैं पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी x1 और x2 साथ में, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इट्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी 80 और 80 का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी 80 और 80 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी 80 चूज किया जाए टाइम्स प्रोबेबिलिटी 80 चूज किया जाए। 80 चूज किया जाएगी, प्रोबेबिलिटी है 0.2। 80 चूज किया जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0.2। 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04, ठीक है। वो लिखा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.04। इसी तरीके से जो सेकंड वाला केस है वो कह रहा है कि भाई पॉइंट, सॉरी, 80 और 100, ठीक है। तो पहला वाला 80, दूसरा वाला 100, तो प्रोबेबिलिटी पहला वाला 80 हो, दूसरा वाला 100 हो, इस प्रोबेबिलिटी, मैं एक दो थोड़े है ना ऐसे ही करा रहा हूँ कि भाई आपको दिक्कत ना हो कि पहला वाला 80, दूसरा वाला 100, इट्स सेम है सेम कि पहला वाला प्रोबेबिलिटी 80 इंटू प्रोबेबिलिटी 100। 80 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 100 की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है। तो इट इज 0.06, मतलब पूरा इरेज करके 0.06। अब मैं थोड़ा तेज तेज कराऊंगा, ठीक है। मैं तेज तेज कराऊंगा। पहला 80, दूसरा 120, मल्टीप्लीकेशन रूल है साथ में होने की प्रोबेबिलिटी का, तो पहला 80, दूसरा 120, तो पॉइंट, ठीक है। पहला 100, दूसरा 80। पहला 100, दूसरा 80, दोनों साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला 100 हो जाए 0.3, दूसरा 80 हो जाए 0.2, तो 0.06, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ से भी सीधा ही कॉपी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी हमने सेम चीज करी है। पहला 100, दूसरा 100, तो प्रोबेबिलिटी पहला 100 इज व्हाट, 0 पॉइंट कितनी है, 0.3। दूसरा 100 की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 0.3, मल्टीप्लाई कर दो तो 0.09। 100 120 की क्या है, 0.3, 0.5,
0.15। ठीक है। 120 और 80 की कितनी है? 0.2 इंटू 0.5, 0.1। मेरे साथ फॉलो करना पड़ेगा, देखो आपको साथ में सॉल्व करोगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। 120 और 100 की साथ में प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 इंटू 0.3, 0.15, और 120 और 80 की है 0.10। ये समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम क्या करेंगे अब, ये सैंपल हो गया, हमको बोल रहा है कि भाई दो पैक्स आप चूज कर रहे हो विद रिप्लेसमेंट। एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। फाइंड द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, फाइंड द रैंडम वेरिएबल x bar, which is the sample mean of a sample of two observations which are chosen with replacement। ठीक है, फाइंड द रैंडम वेरिएबल लिस्ट, इसका मतलब आपको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देना है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यार बहुत सीधी सी बात है, वैल्यूज होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए। अभी ना तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यूज है, ना एक्स बार की प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसको बनाएंगे, इंजीनियर करेंगे। अब दो रैंडम सॉरी दो ऑब्जर्वेशंस हमको चूज करनी है, तो दो ऑब्जर्वेशन चूज हमने करा ली कि भाई विद रिप्लेसमेंट दो ऑब्जर्वेशन का सैंपल है, तो ये हो गया कि भाई पहली 80 दूसरी 80, पहली 80 दूसरी 100, पहली 80 दूसरी 120। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के आने से ही तो ये एक्स बार आएगा। ठीक है, अगर पहली 80 और दूसरी 80 होगी तो एक्स बार कितना होगा? 80। और प्रोबेबिलिटी कि एक्स बार 80 हो जाए, उसके लिए तो आप ये देख लो ना कि एक्स बार 80, तो ये रही प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड की 0.04। क्योंकि उस अगर एक्स बार को 80 होना है तो ऑब्जर्वेशन में पहली 80 और दूसरी 80 होगा। ठीक है, और अगर पहली 80 दूसरी 80 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.04। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स रटने का गेम है ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसे रटने चले गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत आराम से समझो। ठीक है, अच्छा 80 और 100 में बताओ भाई, पॉपुलेशन मीन क्या होगा? 90 होगा। 80 और 120 में क्या होगा? 80 और 120 में 100%, इट इज गोइंग टू बी 100। वैसे ही अब ऐसा आ जाओ, 100 और 80 में 90 होगा, 100 100 में 100 होगा, 100 120 में 220 डिवाइड बाय 2 110 होगा। ठीक है, 120 80 में 1 to 200 100 हो जाएगा, 120 और ये हो जाएगा 220, तो 110 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? एक्स बार आ गया। और एक्चुअली एक्स बार आ गया। अच्छा, अब हम करते हैं एक्स बार को, पहले तो यहाँ लिख लो एक्स बार की वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ठीक है, एक्स बार की वैल्यूज क्या क्या आ रही है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा नॉट इवन एक्स बार, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी थोड़ी सी देर पहले, अगर आपको याद हो तो, कि हाँ ये स्मॉल केस से आएगा, ये स्मॉल केस से आएगा, क्योंकि हम यहाँ वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये 110% स्मॉल केस से ही आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल, ये काफी बड़ी चीज है। यूजुअली लोग छोटी मोटी बातों को मिस कर देते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते, आप ये गलती ना करें। ठीक है, वैल्यू को हमेशा आप किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल केस से। ठीक है, तो वैल्यू 80 90 100 110 120 मुझे दिखती है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लो 80, यहाँ लिख लो 90, यहाँ लिख लो 100, यहाँ लिख लो 110, यहाँ लिख लो 120। प्रोबेबिलिटी 80 हो, प्रोबेबिलिटी जो है एक्स बार की वैल्यू 80 हो, वो क्या है? तो वो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, 80 हो तो ये देखो 0.04 पहला केस, बस एक ही, तो एक ही केस में हमारा एक्स बार 80 हो सकता है बेसिकली, कि जब पहली और दूसरी ऑब्जर्वेशन दोनों ही 80 हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज 80 इज 0.04। 90 से एसोसिएटेड देखो, एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। वैसे भी 90 कब आ सकता है एक्स बार? जब पहली ऑब्जर्वेशन 80 हो दूसरी 100 हो, या फिर पहली 100 हो दूसरी 80 हो, और ये प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दो, 0.06 प्लस 0.06 इज 0.04।
2 है ना। इज इज सिंपल। ठीक है। 100 में देखो, 100 के एसोसिएट देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐड कर लो तो 0.1 0.1 0.2 0.29, तो 100 के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई एक्स बार की 0.29। अब आप देखो 1 1 10 से, ये रहा 1 1 10, ये रहा, तो ये हो गया 0.3। देखो 120, तो 120 में 0.1। हमेशा चेक करा करो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सही आ रहा है कि नहीं। हो सकता है गलती हो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि गलती हो जाती है, मतलब सबसे गलतियां होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ मेरे से गलती हो गई, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि हाँ, ये जो है वो है 0.25। अच्छा, मुझे कैसे पता पड़ा गलती हो गई? काफी अच्छा है, मुझसे यहाँ गलती हो गई, ताकि आपको भी। मैंने एक चीज नोटिस करी कि इसका सम क्या आना चाहिए प्रोबेबिलिटीज का, 1। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, सम 1, यहाँ पर जीरो आना चाहिए ना सबको ऐड करने पे, पर जीरो तो आ नहीं रहा, तो कुछ तो गड़बड़ हुई। तो मैंने यहाँ देखा कि यार 120 की प्रोबेबिलिटी तो 0.5 थी, और मैंने 0.5 इंटू 0.5 को 0.10 लिख रखा था, तो वो सही कर दो आप, 0.25। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, उस गलती से सीखना इंपॉर्टेंट है। गलती से ना सीखो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, गलती फिर तो बुरी बात ही है, अगर आप सीख ही नहीं रहे हो अपनी गलतियों से तो। अब ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि यार यहाँ 0.25 है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, अब 0.25। अब देखो जरा, तो 4 2 6 9 6 15 5 20 0 2 कैरी, 3 2 5 7 9 10 1, बिल्कुल ठीक है, अब 1 आ गया सम। तो इस गलती से आप एक चीज सीख सकते हैं कि अगर सम 1 नहीं आ रहा, तो देखो कहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी में गलती कर दी है निकालने में। तो यहाँ पर आप मैंने गलती कर दी थी कि मैंने 120 और 120 की प्रोबेबिलिटी क्या ले ली थी, 0.10, जबकि वो होनी चाहिए 0.25। ओके, तो ये हो गया एक्स, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, वेरी इजीली मैंने इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा चेंज करता हूँ, सबको स्मॉल केस कर देता हूँ, क्योंकि जो है वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वैल्यू स्मॉल केस से आती है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रोबेबिलिटी जो है एक्स वैल्यू इज लेट्स से लेस देन इक्वल टू 90, ये आपसे पूछ लिया, तो बेसिकली सेइंग कि भाई इट इज इक्वल्स टू 80 प्लस इट इज इक्वल्स टू 90, 0.04 प्लस 0.12 0.16, वेरी इजी। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, अब आप उस आंसर को फॉर्म कर सकते हो। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, एक्स बार का क्यों, आपसे पूछे कि भाई सैंपल वेरिएंस का निकाल के बताओ, सैंपल वेरिएंस का निकाल के बताओ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल वेरिएंस, अब सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली बात तो आपको। तो इट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस। ठीक है, अब देखो वैसे तो एन टू है ही, तो 2 - 1 इज 1, तो नीचे तो कोई सेंस बनता नहीं लिखने का, यहाँ पर ये रख दो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मतलब, इसका बेसिकली मतलब हुआ कि x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पे x बार है 80, x1 80, तो 80 माइनस 80 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 80 माइनस 80 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, ये देखो 80 माइनस 90 -10, -10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 90 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 200। ये देखो हो गया 200। यहाँ देखो 80 माइनस 100 -20 का स्क्वायर 400, और 20 हो गया 400, तो ये हो गया 800। ठीक है, ये आप तो अब आप तेज तेज कर लो ये सब कुछ। ठीक है, ये हो गया 10, 10 का स्क्वायर है 100, इसका भी 100, तो ये हो गया 200। ये हो गया 0, क्योंकि भाई एक्स बार और एक्स आई सेम है। ये हो गया 10, 100 100 200 हो गया, ये 20 400 हो गया,
ये 10 हो गया तो ये देखो इसमें से ये गया तो कितना बचा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, इसमें से ये गया तो कितना बचा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 प्लस 100 200 और ये 0 हो गया। ये हो गया मेरा एस स्क्वायर का। अब इसका भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपको आना चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 0, 200 और 800 मेरे को तो यही दिख रहा है होते हुए। ठीक है, ओके। जीरो से एसोसिएटेड देखो प्रोबेबिलिटीज क्या है, एक तो ये 8 मतलब 80 वाला है, मतलब ये वाला 0.04, 80 लाने की जरूरत नहीं थी बीच में। तो जीरो से एसोसिएटेड सीधा देखो क्या है 0.04, ये रहा 0.09, 0.25 यानी 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.25। ठीक है, तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.38। ओके, 200 के साथ देखो आप, तो ये रहा 200, ये रहा 0.06, 0.06, 0.15, 0.15, 1515.3, 12.4 है ना। इतनी बेसिक कैलकुलेशन अब आपकी फास्ट हो जानी चाहिए। देखो मेरी कोई बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, बट इतनी फास्ट तो हो जानी चाहिए कि आप ये सब सम कर सको। 0.1 800 के साथ 0.1, क्योंकि 400 क्यों है ये 800 होगा क्योंकि 20 और 24, 800 के साथ 0.1, 0.1, 0.20। क्या देखो 8 ना, चेक हमेशा करना अपने आप को, आप 30 मार खान ना समझे, चेक करना ना भूले। ठीक है, गलती सबसे हो सकती है, आप कितने भी अच्छे स्टैटिस्टिशियन हो, बेसिक बेसिक गलतियां सब कर देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, आप चाहो तो रेंज भी निकाल सकते हो। अब ये हो गया कि भाई सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पूछ लो प्रोबेबिलिटी, ये जो है ये मान लो लेस देन 200 है, तो इसका मतलब इट इज 0, तो 0.38 इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब आप इन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आ भी रखे, एक्सरसाइज में भी है। रेंज निकालने को बोले, रेंज निकालना क्या होता है, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट लोएस्ट दोनों ही सेम है। ये हो गया 20, 40, 20, 0, 20, 40, ये हो गया 20, 0, ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, तो रेंज में भी कोई ऐसा नहीं, आप रेंज का भी निकाल सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेंज भी तो एक तरीके से सैंपल ऑब्जर्वेशंस के द्वारा ही निकाली जाती है। तो रेंज भी क्या हो गई, एक स्टैटिस्टिक ही हो गई सैंपल की, सैंपल की रेंज भी एक स्टैटिस्टिक ही हो गई। ठीक है जी, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या है कंसेप्ट, कि सर जब आपको बोले जाए कि भाई ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन में ये तीन चीजें हैं और ये आपकी प्रोबेबिलिटीज है एसोसिएटेड, तो आप उससे सैंपल जो है उसका स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे। तो बहुत आसान है। अगर दो का केस था, वैसे आपका दो ही का आएगा, तीन का थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत हो जाती है। उसमें बहुत सिंपल है कि आप पहला दूसरा चूज करो, उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल दो, विच इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा तभी वो रैंडम सैंपल होगा। से आप एक्स बार निकालो और फिर आप उन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, सेम विद योर वेरिएंस। वेरिएंस का रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बहुत मस्त फैक्ट बताऊं, एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार करो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार करो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिलेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन करोगे ना एक्स बार का, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार करता हूँ। एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता था, सिग्मा एक्स पी एक्स, ये तो होता था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन एक्स बार क्या होगा, सिग्मा एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, राइट। करते हैं, आ जाओ। तो इट इज 80 इंटू 0.04 प्लस 90 इंटू 0.12 प्लस 100 इंटू 0.29 प्लस 110 इंटू 0.3 प्लस 120 इंटू
0.25। आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है? 106 के। और 106 था म्यू। ठीक है, 106 क्या था? म्यू था। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन जो है वो किसके बराबर आता है? पॉपुलेशन मीन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। देख लो, प्रूव करके दिखा दिया। वैसे प्रूव करके नहीं दिखाया, ये एम्पेरिकली दिखा दिया आपको मैंने। पर अभी बताऊंगा, प्रूव करके ही बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। अगली कुछ क्लासेस में से प्रूव भी करेंगे क्यों होता है ऐसा, बहुत सिंपल प्रूफ है। तो ये लो सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। बहुत इजीली हमने ये प्रूव कर दिया। आप बोलोगे अच्छा जी, क्या इसी लॉजिक से एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस इक्वल्स टू पॉपुलेशन वेरिएंस होगा? अरे बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस में आपको बता देता हूँ, 244 है। करो इसको कैलकुलेट। एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस करो तो 0 इंटू 0.38 प्लस 200 इंटू 0.42 प्लस 800 इंटू 0.2। इसको करो, इसका आंसर आएगा आपका 244। और 244 इज नथिंग बट योर सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस।